क्लास में मैंने आपको सुना था ताकि हम लोग ट्राइबल इंडिया को पढ़ रहे हैं, तो आइए टॉपिक था हमारा आज का टॉपिक होगा वो फिरोज तुगलक। जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि तुगलक वंश जो था का सबसे प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात भारत में या दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक जो उसका चचेरा भाई 1358 से 1381 फिरोज तुगलक 1358 से 1381 तक शासन किया। इसके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात, यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, तो फिरोज तुगलक अयोग्य एवं एक अयोग्य एवं निर्बल शासक आप लोग निर्बल शासक था। परिणाम स्वरूप इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ की प्रक्रिया जो थी वो काफी तीव्र हो, अर्थात एक एक कर अनेक क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र होते गए और दिल्ली सल्तनत का जो दायरा था वह सिकुड़ता चला। जैसा कि आप लोगों को पता है या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब व्यक्ति में योग्यता का अभाव होता है तो वह अन्य तरीकों से अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है, ये मानव का स्वभाव है। वैसा ही फिरोज तुगलक के विषय में भी हम देखते हैं। अतः उसने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कई कार्य किए तो साम्राज्य के लिए अधिकतर साम्राज्य के सुरक्षा एवं सुदृढ़ता के दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं थे। तो ये है इसके विषय में सबसे प्रमुख जो परिचय है। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह एक अयोग्य और निर्बल शासक था। परिणाम स्वरूप इसके शासनकाल में साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया काफी तीव्र हो गई। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसने अपनी अयोग्यता पर पर्दा डालने के लिए इसने क्या किया, तो कुछ ऐसे कार्य किए जो तात्कालिक परिस्थितियों में साम्राज्य की सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए अहितकर था। उसके दृष्टिकोण से वो सही नहीं। लेकिन एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिरोज तुगलक ने ठीक है ऐसे अनेक कार्य किए जो समाज के लिए हितकर नहीं थे, समाज की स्थिरता पर उसका गंभीर दुष्प्रभाव पड़े, लेकिन साथ ही साथ इसने कुछ ऐसे कार्य भी किए जो प्रजा के हितों के दृष्टिकोण से सराहनीय माने जाते हैं। अतः जब हम फिरोज तुगलक के संपूर्ण शासनकाल के विषय में चर्चा करते हैं तो फिरोज तुगलक द्वारा किए गए संपूर्ण कार्यों को हम दो भागों में बांट करेंगे। दो पहलू, उसके
दो पहलू। पहला, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ओहो, क्या करें, हमको याद थोड़ा सा दिला दें, नहीं आती है इनको। तो फिर से स्टार्ट करें क्या? तो अब आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिरोज तुगलक का शासनकाल 1358 से 1381 ईस्वी के बीच माना जाता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात यह इसे शासक बनाया गया या शासक बना, लेकिन यह एक अयोग्य एवं कमजोर सुल्तान साबित हुआ। इसके शासन काल में साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो गई और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत सिमटता चला गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि फिरोज तुगलक ने अपने करीब 23 साल के शासनकाल में वो कौन कौन से कार्य किए, जिसके हम यहाँ उसकी समीक्षा करेंगे। तो जब हम फिरोज तुगलक के कार्यों पर नजर दौड़ाते हैं या उस पर दृष्टिपात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यद्यपि फिरोज तुगलक ने ऐसे अनेक कार्य किए जो साम्राज्य की सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए अहितकर थे, अर्थात उसके अनुकूल नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ इसने ऐसे भी कार्य किए जो प्रजा के दृष्टिकोण से हितकारी थे, परोपकारी थे और कल्याणकारी थे। तो अब सवाल उठता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक के संपूर्ण कार्यों को दो तरीकों में, दो भागों में बांटकर यहां बताएंगे। तो फिरोज के कार्य, फिरोज के कार्य, तो सबसे पहले हम उसके कार्यों को दो बांटते हुए, पहले सकारात्मक कार्य, सकारात्मक कार्य अर्थात फिरोज तुगलक द्वारा किए गए वैसे कार्य जो प्रजा के लिए कल्याणकारी साबित हुए। तो वैसे कार्यों को यदि हम देखेंगे तो सबसे पहला है कि इसने, सबसे पहला कार्य इसने क्या किया, तो सरकारी ऋण यानी सरकारी कर्जे, सरकारी ऋणों को माफ कर दिया। माफ कर दिया इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो विभिन्न प्रकार के ऋण किसानों, विशेषकर किसानों और व्यापारियों को दिए गए थे, उन समस्त ऋणों को फिरोज तुगलक ने माफ कर दिया। दूसरा, लगभग 23 प्रकार के विभिन्न, लगभग 23 प्रकार के विभिन्न करों को समाप्त किया। समाप्त किया तथा उसके स्थान पर केवल 4 कर वसूल किए। समझ रहे हैं आप लोग बात को? इसने उस समय पूरे साम्राज्य में लगभग 23 प्रकार के कर प्रचलित थे, उन सभी करों को उसने समाप्त करते हुए समस्त करों को एक जगह पर मात्र 4 प्रकार के कर वसूल किए। उन करों का नाम क्या है, आप लोग यहां देख लीजिए, उस्र, जकात, खराज, समझ रहे हैं, उस्र, जकात, खराज और जजिया, मात्र 4 प्रकार के ही कर उसने वसूल किए। इसका अगला जो कार्य था प्रजा के हितों के दृष्टिकोण से, तो वो उसने क्या किया,
तो अनेक जगहों पर जैसे नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, जैसे हांसी, सिरसा इत्यादि स्थानों में जो नहर हैं अभी भी उनका अस्तित्व है, उन नहरों का निर्माण फिरोज ने ही करवाया था। और नहरों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य था सिंचाई, सिंचाई और किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। साथ ही साथ नहरों के निर्माण के फलस्वरूप उसने क्या किया, तो प्रजा पर एक नया कर, सिंचाई कर लगाया, सिंचाई कर, सिंचाई कर लगाया। और यह कुल उपज का 10% होता था। सिंचाई कर लगाया जो कुल उपज का कितना होता था, 10%। इसी प्रकार 1200 फलों के बागीचे लगवाए उसने, पूरे सल्तनत में 1200 बगीचे लगवाए थे। 1200 फलों के बागीचे लगवाए थे। यद्यपि उसने जो कार्य किए, जैसे कि सिंचाई कर नहरों का निर्माण करवाया, फलों का बागीचा लगाया, तो ये ठीक है कि इससे राज्य की आमदनी में भी वृद्धि हुई होगी, लेकिन साथ ही साथ ये प्रजा हितकारी कार्य थे, अर्थात इनसे उत्पादन में बढ़ोतरी होने के कारण इन वस्तुओं के मूल्यों में भी कमी आई होगी। अगला कार्य था इसने जो किया, तो इसने गरीबों, असहायों इत्यादि की रक्षा के लिए इसने एक नए विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवान ए बंदगाह। दीवान ए बंदगाह मुख्यतः यह दान विभाग था, अर्थात गरीबों और असहायों के लिए इसने एक दान विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवान ए बंदगाह। साथ ही साथ इसने एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की थी। रोजगार दफ्तर का मतलब कि वैसे लोग जो बेरोजगार हैं, विशेषकर युवा, और जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। अब आते हैं, इसने इसके द्वारा अनेक नगरों, कई नगरों की स्थापना, कई नगरों की स्थापना, जैसे हिसार, फिरोजाबाद आदि। इस प्रकार फिरोज के द्वारा अनेक नगरों की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इसने फिरोज के द्वारा अनेक नगरों, साथ ही साथ इसने एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य इसने जो किया था, वो था इसने संपूर्ण राज्य की आमदनी का ब्यौरा, संपूर्ण राज्य की आमदनी का ब्यौरा संकलित करवाया, जो उस समय 6,75,00,000 टंका था। तो इस प्रकार इसने राज्य की संपूर्ण आमदनी का ब्यौरा कलेक्ट करवाया, एकत्रित करवाया, और उस समय वह 6,75,00,000 टंका था। तो इस प्रकार फिरोज के द्वारा जो कार्य किए गए, वो वास्तव में ये सब जो कार्य थे, ये प्रजा हितकारी कार्य के अंतर्गत माने। साथ ही साथ इसने दंडों को मानवीय स्वरूप दिया, दंडों को मानवीय स्वरूप दिया।
मानवीय स्वरूप का मतलब है कि जघन्य दंड जो होते थे, हाथ पैर काटना या जो आंख के बदले आंख, मध्यकालीन दंड व्यवस्था जो थी वो दरअसल आंख के बदले आंख पर, अर्थात मतलब दंड व्यवस्था जो कठोरता थी, अंग भंग का जो प्रावधान था उसे समाप्त करते हुए इसने दंडों को मानवीय स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। इस प्रकार फिरोज के कार्य, ये सब जितने भी कार्य हैं ये फिरोज के सकारात्मक कार्य हैं, और इन कार्यों के आधार पर हम यदि देखते हैं तो फिरोज के ये कार्य उसे मध्यकाल के एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसने कुछ ऐसे कार्य भी किए जो एक शासक के रूप में इसकी प्रतिष्ठा के लिए सही नहीं थे, अर्थात एक शासक के रूप में उसके ये कार्य, इन कार्यों ने उसकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया, जैसे नकारात्मक कार्य। रोज के ऐसे कार्यों को हम नकारात्मक कार्य करते हैं, जिसमें पहला था प्रशासन को धर्म के आधार पर संगठित करना, जजिया कर ब्राह्मणों से वसूल करना, जजिया कर ब्राह्मणों से वसूल करना, प्रशासन में को धर्म के आधार पर संगठित, अर्थात इसने प्रशासनिक व्यवस्था में धार्मिक हस्तक्षेप अर्थात धर्म के आधार पर प्रशासन को चलाने का प्रयास किया। उसी से प्रेरित इसका एक अगला कार्य था कि इसने जजिया कर लगाया, अर्थात भूमि कर से जजिया कर को अलग किया, और ब्राह्मणों से भी इसने जजिया कर वसूल किया। साथ ही साथ सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया, अर्थात यदि कोई सरकारी पदाधिकारी यदि अपने पद पर रहते हुए मर जाता था तो उसके पश्चात वह पद उसके पुत्र को हस्तांतरित कर जाती थी। इस प्रकार फिरोज तुगलक के द्वारा किए गए इन कार्यों के कारण प्रशासन में शिथिलता उत्पन्न हुई, प्रशासन में अकर्मण्यता बढ़ी, और उसका परिणाम हुआ कि यह साम्राज्य के लिए अहितकर साबित हुआ। साथ ही साथ उसने राजकीय सेना में गुलामों को भर्ती किया। जैसा कि आप लोगों को हम बता देते हैं कि सल्तनत काल में यदि किसी शासक के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में गुलामों की भर्ती की गई तो वो शासक था फिरोज तुगलक। कहा जाता है कि फिरोज तुगलक, बरनी के अनुसार फिरोज तुगलक ने लगभग 1,80,000 गुलामों की फौज भर्ती किया था। तो ये क्या, इस तरह इसने राजकीय कोष पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे राजकीय कोष खाली होते गए। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक के ये कार्य प्रतिक्रियावादी कार्य कहे जाते हैं, अर्थात इन कार्यों से एक शासक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, साथ ही साथ साम्राज्य की स्थिरता और उसकी सुदृढ़ता भी संकट में आ गया, और इसने इस्लामी कानूनों को लागू करने या इस्लामी पद्धति से सरकार चलाने के
धुन में इसने कुछ हिंदू मंदिरों को भी ठेस पहुंचाया था। जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, आपको ज्वालामुखी मंदिर है, इन मंदिरों को इसने इन मंदिरों को इसने क्या कहते हैं उसको, मतलब इन मंदिरों को इसने ध्वस्त करने का प्रयास किया इस्लामी आवेश में आकर। तो इस तरह के उसके ये कार्य आलोचना के पात्र हैं और उसके ये कार्य उसके एक शासक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को कलंकित करते हैं। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक के सकारात्मक और नकारात्मक कार्यों को आप लोगों ने देखा। लेकिन जहां तक यदि फिरोज के मूल्यांकन का प्रश्न, एक शासक के रूप में फिरोज के मूल्यांकन का यदि प्रश्न उठता है तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन मध्यकालीन भारत का पहला निरंकुश कल्याणकारी शासक था जिसने प्रजा के भौतिक कल्याण पर बल दिया। तो निष्कर्ष के रूप में फिरोज के विषय में एक मान्यता है, कहा जाता है कि यद्यपि फिरोज ने बहुत से ऐसे कार्य किए जो साम्राज्य के हितों के विरुद्ध थे, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ ऐसे अनेक कार्य किए जो प्रजा हितैषी था, प्रजा के लिए कल्याणकारी था। और इस आधार पर बहुत से इतिहासकारों ने इसे मध्यकालीन भारत का पहला निरंकुश कल्याणकारी शासक कहा है जिसने प्रजा के भौतिक कल्याण पर बल दिया। तो ये अल्टीमेटली इसका यही कंक्लूजन है फिरोज के विषय में। यहाँ पे फिरोज के विषय में जो जानकारी था वो मैंने, जो महत्वपूर्ण जानकारी था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आते हैं फिरोज के उत्तराधिकारी। तो जान लीजिए कि तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। और इसी नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। आप लोग तैमूर लंग के नाम से आप लोग परिचित होंगे। तो ये 1398 ईस्वी जब दिल्ली पर नासिरुद्दीन महमूद का शासन था, तो उस समय भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग एक मंगोल लुटेरा था और भारत पर उसके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत की धन संपत्ति को हड़पना। वास्तव में भारत में किसी साम्राज्य की स्थापना करने नहीं आया था, बल्कि वो भारत में लूटपाट के उद्देश्य से आया था। हाँ, और लूटपाट कर गया भी। लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर यदि तैमूर लंग के आक्रमण के प्रभावों को यदि हम देखते हैं तो वास्तव में इसके कोई गंभीर राजनीतिक प्रभाव हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन कुछ हद तक राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभावों को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे इसने निरंतर पतन हो रहे तुगलक वंश के पतन की प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया। और कहा जाता है कि जब मोहम्मद तैमूर लंग दिल्ली आया तो नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़कर भाग गया। और उस समय एक कहावत प्रचलित हुई नासिरुद्दीन महमूद के विषय में कि
खाने जहां की हुकूमत दिल्ली से पालम तक, अर्थात वो तुगलक वंश जो संपूर्ण भारत पर शासन करता था, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में कहा गया कि खान ए जहां की हुकूमत दिल्ली से पालम तक, अर्थात दिल्ली से पालम तक वो सिमट कर रह गया था। तो यहाँ तुगलक वंश का के विषय में जो हम लोग बात कर रहे थे, वो चैप्टर तुगलक वंश समाप्त हुआ। अब आते हैं तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर सैयद वंश का शासन हुआ। सैयद वंश का शासन हुआ जो 1414 से 1451 तक रहा। अर्थात सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। जान लीजिए, जब मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय प्रदेशों को जीता, तो उसने भारत के जीते गए प्रदेशों को पर खिज्र खां को अपना वायसराय बनाया। लेकिन खिज्र खां ने भी एक वायसराय के रूप में शासन न करके एक शासक के रूप में शासन किया। यद्यपि इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। इसने तैमूर के आवरण को बनाए रखा, लेकिन व्यवहार किया एक शासक की तरह, लेकिन ऊपर से तैमूर के वायसराय का अपना आवरण बनाए रखा। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके हजरत ए आला की उपाधि धारण, हजरत ए आला की उपाधि धारण की। इस वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन अहमद शाह। इस वंश का अंतिम शासक था। अब हम लोग आते हैं कि सैयद वंश के बाद भारत पर जिस वंश का शासन स्थापित हुआ उसको हम लोग लोदी वंश के नाम से जानते हैं, जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक कायम रहा। आप लोग को मैं बताता हूं कि लोदी वंश जो था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक कायम रहा। लोदी वंश का शासन काल भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, या यूं कहें कि यह मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला यह अंतिम वंश था। क्योंकि 1526 में इस वंश को गद्दी से हटाकर मध्य एशिया का एक अन्य आक्रमणकारी बाबर ने भारत की सत्ता संभाल ली, और जिसने वंश की स्थापना की उसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो लोदी वंश के विषय में आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न होता है, क्योंकि ये इतिहास का निर्णायक बिंदु है। तो यहाँ आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसके विषय में आप लोगों को बताता हूं कि इसका संस्थापक था बहलोल लोदी को इसका संस्थापक माना जाता है। बहलोल लोदी को इसका संस्थापक माना जाता है। इसने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। दूसरी बात, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि यह भारत का प्रथम अफगान साम्राज्य था। आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि यह भारत का प्रथम अफगान साम्राज्य था। अर्थात लोदी जो थे वो मूलतः अफगान के रहने वाले थे।
ये मूलतः अफगानी व्यापारी थे और इन्होंने भारत में जो शासन स्थापित किया उसे भारत का प्रथम अफगान साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में लोदियों से पहले जितने भी शासक हुए वो सब के सब तुर्क थे। उन्होंने अपने आप को तुर्क कहा, अर्थात वो मध्य एशियाई थे और उन्होंने वो तुर्क जनजाति से बिलोंग करते थे, तो जो बाद में इस्लाम जिनका इस्लामीकरण हुआ था। तो इस प्रकार यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान साम्राज्य था। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, तो अफगानी समाज जो था वास्तव में एक जनजातीय समाज था और उस जनजातीय समाज में वह उस जनजाति को अनेक नामों से जाना जाता था। उसी प्रकार बहलोल लोदी भी था, वो अफगान के एक महत्वपूर्ण कबीले से संबंधित था और उसका नाम था साहू खेल। साहू खेल, ये अफगान के साहू खेल कबीले से संबंधित था। इसको याद रखिएगा आप लोग, साहू खेल कबीले से संबंधित था। बहलोल लोदी ने स्वयं को सुल्तान नहीं कहा। बहलोल लोदी ने स्वयं को सुल्तान नहीं कहा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब तक आपने जितने भी शासकों को और शासक वंशों को देखा, उन सभी ने शासक की प्रतिष्ठा पर विशेष बल दिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बलबन ने शासक की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौह और रक्त की नीति को, उसी प्रकार अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन खिलजी इत्यादि इन जैसे शासक, मोहम्मद बिन तुगलक आदि ऐसे शासकों ने शासक की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च माना और उससे कोई समझौता नहीं किया। लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं कि बहलोल लोदी ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके इसने मनसद ए अली की उपाधि धारण की। मनसद ए अली का मतलब होता है कि अनेक सरदारों में श्रेष्ठ, अर्थात बहलोल लोदी यानी लोदी वंश यानी बहलोल लोदी एक शासक के रूप में अपने आप को अपने सरदारों के समकक्ष मानता था। इस प्रकार बहलोल लोदी के शासन काल को हम राजतंत्रीय न कहकर, इसी कारण से राजतंत्रीय न कहकर उसे हम लोग कुलीन तंत्रीय कहते हैं। कुलीन तंत्रीय अर्थात बहलोल लोदी ने कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आगे भी मैं इस पर क्लियर करूंगा। जो बहलोल लोदी की सब काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी जौनपुर पर विजय। जौनपुर पर विजय, बहलोल लोदी ने अपने शासन काल में जौनपुर पर विजय प्राप्त किया और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर साम्राज्य तो जो था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, इवन यूं कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के दरभंगा तक फैला हुआ था। जौनपुर शासकों का जो प्रभाव था बिहार के दरभंगा तक था। अंततः बहलोल लोदी ने इसे जीतकर दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। अब आते हैं बहलोल लोदी के बाद दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी बना। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, इसका शासनकाल 1489 से 1517 तक माना जाता है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासनकाल माना जाता है। इसके विषय में जो बातें हैं मैं आपको एक एक कर बताता हूं। तो सबसे पहली बात आप लोग याद रखिएगा, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक। दूसरा, इसने
सुल्तान की प्रतिष्ठा को पूरी शक्ति से लागू स्थापित किया, पूरी शक्ति से स्थापित किया। बहलोल लोदी के विपरीत सिकंदर लोदी जो था वो सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को लेकर काफी जागरूक था और उसने पूरी शक्ति के साथ सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा को स्थापित किया। अब इससे संबंधित अगली जानकारी जो है वो आप लोग जान लीजिए। तो धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी जो था वो कट्टर था। धार्मिक दृष्टि से क्या था? कट्टर था, यानी कि असहिष्णु था ये धार्मिक दृष्टि से, और अपनी इस असहिष्णुता से प्रेरित होकर उसने कुछ ऐसे कार्य भी किए जो धार्मिक दृष्टिकोण से धर्मनिरपेक्ष नहीं माने जा सकते। तो इसने क्या किया? तो सबसे पहले इसने मुहर्रम, अभी भी आप लोग देखते होंगे मुहर्रम और ताजिया पर प्रतिबंध लगाया, मुहर्रम और ताजिया पर प्रतिबंध लगाया। दूसरी बात इसने क्या किया? तो महिलाओं को पीरों के मजारों पर जाने से मना कर दिया। रोक दिया। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार इसने अपनी धार्मिक असहिष्णुता का परिचय देते हुए इस तरह के कार्य किए, लेकिन इसके अन्य भी बहुत से उल्लेखनीय कार्य थे जो धर्म की दृष्टि से प्रेरित नहीं थे। तो वैसे कार्यों को भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इसने क्या किया? तो सबसे पहला जो आगरा नगर की स्थापना, आगरा नगर की स्थापना, वर्तमान में जो आप आगरा शहर जानते हैं उसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने ही किया था, तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, उसे राजधानी बनाया। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सिकंदर लोदी का यह कार्य जो था आगरा को अपनी राजधानी बनाना, तो आगरा उस समय सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। आप लोग मैप पर देखिएगा, आगरा जहां अवस्थित है वहां से राजपूताना यानी राजस्थान, मालवा, गुजरात आदि राज्यों पर या इन शक्तियों पर नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से आगरा काफी मुफीद था